नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है आज के इस संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में जो ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। मैं ध्रुव जानी। आज दरअसल हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से एक ही न्यूज़पेपर प्रदर्शित हुआ है क्योंकि कल पब्लिक हॉलीडे था, 26 जनवरी थी। तो द हिंदू में से ही द हिंदू ही पब्लिश हुआ है। तो उसमें ही हम लोग एक चयनित लेख के बारे में बात करेंगे जिसका शीर्षक में दृश्यमान है टैक्सिंग क्लंकर्स। देखिए, यहाँ जो क्लंकर्स है वो एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसका उपयोग दरअसल पुरानी गाड़ियों के लिए होता है। पुरानी गाड़ियां और पुरानी गाड़ियों की वैसे तो कोई निश्चित व्याख्या नहीं है। अपने अपने तरीके से जो अलग अलग देश है वो पूरा जो मापदंड है वो तय करते हैं और उस हिसाब से उसे पुरानी गाड़ी कहा जाता है। तो भारत के संदर्भ में भी एक प्रकार की ऐसी स्क्रैपेज पॉलिसी या एक प्रकार का ऐसा स्क्रैपेज प्रोग्राम प्रस्तापित है लागू होने के लिए, जो भारत को कैसे फायदा करवा सकता है इत्यादि चीजों के बारे में यहाँ लेखक ने बात की है। लेख अच्छा है, इसमें कुछ संशोधन भी दिए गए हैं। साथ ही में यहाँ हमें कुछ अन्य संशोधन भी देखने हैं जो हमारे परीक्षा संबंधी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। साथ ही अगर इसके विषय की बात करें तो इसका विषय रहेगा, कोर विषय इसका रहेगा जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में भी जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है और उसके लिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो उसके लिए जो लिए जाने वाला कदम है उसके साथ संबंधी है। और इसे हम GS2 के साथ भी लिंक कर सकते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, क्योंकि आखिरी में ये जो जिम्मेदारी है ये पूरी योजना लागू करने की या पूरा स्क्रैपेज जो कार्यक्रम है हमारा वो लागू करने की, वो तो अल्टीमेटली सरकार के ऊपर ही है भारत में। तो हम इसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ वाइल हम उसको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दोनों के साथ जो है इसको लिंकअप कर सकते हैं। तो देखेंगे, हमारे परीक्षा दृष्टि थोड़ा महत्वपूर्ण लेख है। तस्वीर से शुरू करेंगे और जैसे यहाँ आप कवर देख रहे हैं, ठीक है, जो गाड़ियों का जो मेला जमा हुआ है उसके ऊपर एक सिंबल आपको निशान दिखाई दे रहा है, स्क्रैप्ड, यानी कि जो चलते वाहन है अब जो उसमें पुराने हो गए हैं, जिसका क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे भारत के संदर्भ में। उसके क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब ये जो पुरानी गाड़ियां हैं वो अब सड़कों पर नहीं चल सकती, अब इनको स्क्रैप करवाने का जो है समय आ गया है। रद्दी, जिसे हम लोग रद्दी भी हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। और बाहर अगर देखें विश्व में तो कई सारे देश है जो स्क्रैप प्रोग्राम का कई सालों से, कई दशकों से इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। उन लोगों की वजह अलग अलग है मगर वो सब में एक कॉमन वजह है और बाकी जो उनके जो प्राइमरी उद्देश्य है वो अलग अलग है, जिसको हम लोग आगे हमारी चर्चा में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह लेख है, यह लेख की तस्वीर जो आज के द हिंदू में छपा है और बेनाम है। प्लस अगर आज की चर्चा की बात करें तो आज की चर्चा का एजेंडा हमारा 3 मुद्दों में रहेगा, जिसका तहत सर्वप्रथम हम लोग निष्कर्ष की बात करेंगे कि यह लेख को देख के हमें क्या लगता है, ठीक है। उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातों को देखने का प्रयास करेंगे और साथ ही में जो संशोधित तत्व है, जो हमारे सनदी सेवा की जो परीक्षाएं होती है प्लस अन्य जो राज्य सरकारी की परीक्षाएं होती है या अन्य सरकारी परीक्षाएं होती है, उनको लेकर थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है, तो उसको भी यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। देखिए, लेख में आमतौर पर जो भारत सरकार द्वारा यानी कि केंद्र के द्वारा जो नीति प्रस्तापित हुई है इस स्क्रैपेज के बारे में, उसको लेकर यहाँ बात की गई है। तो यहाँ प्रथम मुद्दा तो वही रहेगा, भारत का रद्दी कार्यक्रम, स्क्रैपेज। अब इस स्क्रैपेज से हमें कई सारा फायदा भी हो सकता है। हमें पर्यावरण की दृष्टि से तो फायदा होने ही वाला है, ये तो एक सामान्य से दिखती बात है, मगर हमें आर्थिक रूप से भी फायदा हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा वाहन रद्दी में जाएंगे उतने नए वाहनों की खरीदी होगी, खरीदी नए वाहनों की, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डिमांड बनी रहेगी, डिमांड बनी रहेगी तो इट विल बूस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन विल अल्टीमेटली बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही में यहां से भी खत्म नहीं होता, दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन will actually help us or government to alleviate poverty,
टू इरेडिकेट पॉवर्टी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व में तो कई सारे देश है जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जिसमें से विकसित देशों में मात्र एक ही देश है जहां ये स्क्रैपेज प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, और वो है यूएस है। अन्य कुछ देशों में भी पिछले सालों शुरू हुआ है, मगर शुरुआती जो यह पॉलिसी की जो शुरुआत थी वो आमतौर पर अधिकांश मध्यम विकसित देशों में हुई है, नहीं कि पूर्ण विकसित देशों में। तो देखेंगे तो ये रहा निष्कर्ष। अब अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो हम लोग उसमें प्रथम मुद्दा रख सकते हैं कि जो केंद्र के द्वारा यह प्रपोज्ड नीति है या प्रस्तावित नीति है, जो कि अप्रैल 1 से लागू होने वाली है। अप्रैल 1 स्क्रैपेज नीति, स्क्रैपेज पॉलिसी, इसके कई सारे फायदे हैं, कई सारे फायदे होने वाले हैं, जिसमें से प्रथम फायदा है कि हमारा जो वेहिकुलर फ्लीट है, वेहिकुलर फ्लीट वो नया हो जाएगा। जो आज क्या है कि पुरानी गाड़ियों से भरा पड़ा है। अगर हम देखें कि भारत में कितने कुल ऑपरेटिंग वाहन है, ऑपरेटिंग व्हीकल्स है, तो लगभग 253 मिलियन जैसे जितने ऑपरेटिंग व्हीकल्स है, अबाउट 253 मिलियन। ठीक है, तो इसमें से आमतौर पे 60% पुराना होंगे। तो अगर ये नीति लागू हो गई, अगर ये केंद्र सरकार के द्वारा यह जो प्रस्तावित नीति है अगर वो लागू हो गई जैसे कल्पना हो रही है वैसे, तो हो सकता है कि यह जो 60% जो पुराना व्हीकुलर फ्लीट है वो नया हो सकता है, क्योंकि लोग अब अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप में दे देंगे, उसके बदले नई गाड़ी की खरीदी करेंगे। तो फिर से प्रोडक्शन में बूस्ट मिलेगा, फिर से वो चेन भी जो है वो चेन के ऊपर भी सकारात्मक असर होगी, साथ ही में हमारा जो वेहिकुलर फ्लीट है वो भी नया हो जाएगा। ये रही एक बात। दूसरी बात, पर्यावरण। हमें मालूम है कि जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं वो उसका जो इंजन होता है, यानी कि किसी भी प्रकार के ओल्ड इंजन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे वे एजेड होते हैं, जैसे जैसे वे पुराने होते जाते हैं, वैसे उनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी खत्म होती है, कम होती जाती है। साथ ही में उनके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है वो भी बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर नया वेहिकुलर फ्लीट हमें मिल गया, हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग व्हीकल्स में से मैक्सिमम ऑपरेटिंग व्हीकल्स जो नए हो गए, तो ये मुद्दा भी आसानी से सोल्व हो सकता है। हमें स्वच्छ हवा मिल सकती है, हम वायु प्रदूषण को जो है एक कंसिडरेबल लेवल तक उसे खत्म कर सकते हैं। साथ ही में अगर तीसरे मुद्दे की बात की जाए तो सेफ्टी पैरामीटर्स, सेफ्टी पैरामीटर्स यानी कि सुरक्षा मापदंड, सुरक्षा मापदंड। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें मल्टीपल फायदे होने वाले हैं इस एक योजना के लागू होने से। साथ ही में यह बात भी सही है कि भारत ने ऐसे पुराने वाहनों को रास्ते पर से निकालने के लिए बहुत ही देर लगा दी, यानी कि भारत ने इस स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू करने में बहुत ही देर लगा दी। मगर फिर भी अभी भी जो है बहुत ही स्कोप बाकी है, और अगर अप्रैल 1 से यह जो लागू हो गई तो भी भारत को आगे चलकर ज़्यादा जो कहते हैं कि फायदा मिलने वाला है या मदद मिलने वाली है। उसके बाद अगर ये प्रस्ताव की बात करें कि क्या यह प्रस्ताव है, अगर उसको टेक्निकली देखने का प्रयास करें तो यहाँ सरकार ने एक मापदंड तय किया है जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रपोज्ड पॉलिसी, प्रपोज्ड स्क्रैपेज पॉलिसी। सरकार ने पहले तो वर्गीकृत कर दिया 4 व्हील्स को, एक कॉमर्शियल व्हीकल्स और दूसरा रहेगा प्राइवेट या पर्सनल व्हीकल्स। अब ये दोनों प्रकार के वाहन कब पुराने होंगे, इसके लिए सरकार ने कुछ मापदंड तय किया है, जिसके तहत कॉमर्शियल व्हीकल्स को यह मर्यादा 8 वर्षों की दे दी गई है।
8 वर्षों के बाद अगर किसी कॉमर्शियल व्हीकल को 8 वर्ष हो जाए तो उसके बाद उसके फिर से री रजिस्ट्रेशन के लिए 10 से 25% अधिक रोड टैक्स देना होगा। रोड टैक्स यानी कि हमारी जो सरकारी नीति है वो कैसी है, पेनल्टी के साथ है। ठीक है, वेल अगर विश्व की बात करें तो विश्व के अलग अलग स्क्रैपेज पॉलिसी के मॉडल देखें तो उसमें आमतौर पर पेनल्टी तो होती ही है, मगर उसमें इंसेंटिव दिए जाते हैं, उसमें कुछ फायदा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में डाल दे और नई गाड़ियों को ले ले। मगर भारत में यह पेनल्टी बेस्ड पूरी सिस्टम में पूरा मैकेनिज्म है। तो कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए 8 वर्ष, वहीं जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसके लिए यह समय मिल गया है 15 वर्ष कि अगर 15 वर्ष हो गए आपके प्राइवेट पर्सनल व्हीकल को, उसके बाद उसका आप री रजिस्ट्रेशन करवाने जब जाओगे, पुनः पंजीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, तब आपको 10 से 15% अधिक रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 से 25% आई एम सॉरी अधिक। ठीक है, तो ऐसे डीमोटिवेट करने की बात है, डीमोटिवेट या डीमोरलाइज करने की बात है किसी भी व्हीकल ओनर को, और उसे मोटिवेट करने की भी बात है कि वो नया व्हीकल ले ले। ठीक है, पुराने व्हीकल रखने के लिए डीमोटिवेशन की बात है, मगर नया व्हीकल लेने के लिए यह एक मोटिवेशन समान है। तो ये पूरी नीति है और ये हमारे भारतीय सरकार ने जो है प्रस्तावित किए हुए मानदंड है। देखते हैं आगे। साथ ही में अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उनके वाहनों को कुछ कंसेशन दिया गया है, यानी उनको इतनी पेनल्टी नहीं दी गई है, थोड़ी कम दी गई है। और साथ ही में जो हाइब्रिड व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक है और जो फार्म में यूज होते हैं, इन लोगों को एग्जम्पशन दे दी गया है। दे आर एग्जम्प्टेड, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक एंड फार्म व्हीकल्स। ठीक है, तो ये हमारी सरकार की प्रस्तावित नीति है। प्लस अगर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक के बीच में अगर अंतर देखें तो एक जो है साधारण सा अंतर है जो हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों में सोर्स ऑफ पावर का एक अंतर होता है कि इंजन जो व्हीकल्स का होता है उनके पास कितने सोर्स ऑफ पावर है। तो अगर हाइब्रिड की बात करें सबसे प्रथम, तो उसमें 2 सोर्स ऑफ पावर रहते हैं इंजन के पास। एक उसका इंटरनल कंबशन इंजन ही रहता है और साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी भी रहती है। While in electric vehicles, the source is only one for the engine, power source, और वो रहता है इलेक्ट्रिक। उसमें इंटरनल कंबशन इंजन गैरहाजिर होता है। तो ये एक मुख्य फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बीच में, बाकी सेम ही है, बाकी देखने में इलेक्ट्रिक ही लगते हैं। ठीक है, तो इन सारे व्हीकल्स को इस पूरी नीतियों से एग्जम्प्ट कर दिया गया है क्योंकि वे नए हैं, नई टेक्नोलॉजी है, प्लस ग्रीन है। दे आर नॉट एक्चुअली पोल्यूटिंग। अगर इलेक्ट्रिक वाहन चाहे 20 वर्ष भी क्यों पुराना नहीं हो, मगर वो कार्बन फुटप्रिंट्स उत्पन्न नहीं करेगा, वो जो है फ्यूल एफिशिएंट रहेगा, प्लस क्रूड ऑयल का तो यूज ही नहीं होता, तो फ्यूल एफिशिएंसी की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, तो कई तरह से ये फायदा कारक है हमारे लिए। साथ ही में जो हमारे पोल्यूटेड सिटीज़ है, जिसमें हमारे कैपिटल का समावेशन होता है, या अन्य कोई राज्यों के बड़े बड़े शहर जहाँ बहुत ही प्रदूषण रहता है, भारी मात्रा में प्रदूषण रहता है, तो उसके लिए भी एक जो है अलग प्रकार की, थोड़ी भिन्न प्रकार की नीतियाँ लागू करने की बात है, जिसके तहत जो ओल्ड एजेस व्हीकल्स होते हैं उसके प्रवेश को निषेध कर दिया जाएगा वो सिटी में। डीजल व्हीकल्स को भी प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि पेट्रोल और डीजल कार में जो मैक्सिमम पोल्यूटिंग है वो है डीजल, जो मैक्सिमम कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न करता है और हमारे वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। हमारे वायु की जो क्वालिटी रहती है हमारे बड़े बड़े शहरों में, उसको भी कम करता है या उसको बिगड़ता है। ठीक है, तो मुख्य कारण डीजल व्हीकल्स है, और डीजल व्हीकल में भी जो पुराने हैं वे तो और प्रदूषित होते हैं, या तो वे और प्रदूषण करते हैं, ठीक है, तो ऐसे मुद्दों पर भारतीय सरकार अब जागी है, और दरअसल थोड़ी देर हो गई है जिसका जिक्र हमने किया। हमने ऐसी नीतियों को लागू करने में कई सारी देर लगा दी है, मगर फिर भी अगर
प्रस्तावित जो तारीख है 1 अप्रैल, तो उससे अगर जो लागू हो जाए तो भी हमें जो है बहुत सारा फायदा मिल सकता है। साथ ही में हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी ऐलान किया था, या आप कह लीजिए उन्होंने भी कहा था कि यह स्क्रैपेज पॉलिसीज है जो ऑटोमोबाइल चीजें हैं, यानी कि कार्स ले लो या व्हीकल्स ले लो, 2 व्हीलर्स ले लो, 3 व्हीलर्स ले लो, कोई भी ले लो, तो ये ऑटोमोबाइल चीजों का जो दाम है उसमें 20 से 30% की कमी आ सकती है या गिर सकते हैं। और इस गिरावट का कारण उन्होंने बताते हुए कहा कि पुरानी गाड़ियां रद्दी में जाएगी तो वहां से वे रीयूज होगी, वे रिफाइन होगी फिर से, तो उसमें एल्यूमिनियम रिफाइन भी होगा, स्टील भी होगा, और साथ ही में आप कह लीजिए प्लास्टिक भी होगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो लागत है वो कम होगी, लागत कम होगी तो दाम भी कम होंगे, जिसका सीधा फायदा भारतवासियों को या एक ग्राहक को मिलेगा, जो पूरे अर्थतंत्र के लिए अच्छा होगा। इसके साथ वो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है वो तो हल हो ही गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो नई गाड़ी आएगी वो पोल्यूशन जो है बहुत ही कम करेगी, दे विल बी फ्यूल एफिशिएंट। प्लस अगर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड की बात करें तो वो तो ग्रीन ही है, उसमें तो कोई कार्बन फुटप्रिंट का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी योजना है, अब इसके अमलीकरण पर पूरा दारोमदार है। साथ ही अगर इसका संपूर्ण रूप से सरकार रूप से अमलीकरण करना है तो यहाँ लेखक के द्वारा बहुत ही एक अच्छा सुझाव दिया गया है। लेखक ने कहा है कि तमाम राज्यों को, जितने राज्य, जितने यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट्स एंड यूटीज, इन लोगों को अपना जो डेटाबेस है, व्हीकल का डेटाबेस, वो बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए, बहुत ही अपडेटेड बनाना चाहिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ओल्ड एज व्हीकल्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 ईयर्स ओल्ड व्हीकल्स को ट्रैक किया जाए, या ट्रैक करने में आसानी हो सकती है अगर स्टेट्स अपने डेटा को अपडेटेड कर दे तो, और वो ये जो योजना है वो बहुत ही आसानी से लागू हो सकती है। साथ ही में जैसे हमने 1-2 बार बोल लिया कि जो नए वाहन होते हैं या नए वाहन जो आएंगे वे एक बूंद समान होंगे, वे एक वरदान समान होंगे, क्योंकि वे जो एयर क्वालिटी है उसे भी नहीं बिगाड़ेंगे, दे विल बी फ्यूल एफिशिएंट, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी अच्छा होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी रहेंगे क्योंकि हमें इतना कम कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे पर्यावरण, जो आज का जो गर्मा गर्म इश्यू है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उसको भी एड्रेस करने में भारत के सहयोग को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कई सारी बातें हैं, कई सारे फायदे हैं। तो ये सारी बातें हुई महत्वपूर्ण जो लेख के साथ जुड़ी हुई थी, जिसे हम हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। प्लस आगे में देखना है कि विश्व में अलग अलग देशों में कौन कौन सा मॉडल अख्तियार किए हैं। यह स्क्रैपेज पॉलिसी, बहुत ही सारी स्क्रैपेज पॉलिसी ही है, मगर इन पॉलिसियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम देश की जिसने स्क्रैपेज पॉलिसी शुरू की हो उसमें विभिन्न मत है, कई सारे मत है। एक समूह ऐसा बोलता है विशेषज्ञों का कि फ्रांस वाज द फर्स्ट टू पायोनियर द स्क्रैपेज पॉलिसी इन द ईयर 1984। बट जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरा समूह है, वो ये कहता है कि फ्रांस नहीं भाई, सिंगापुर वाज द फर्स्ट विच पायोनियर्ड द स्क्रैपेज पॉलिसी इन द ईयर 1990। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं 1990 सिंगापुर का साथ जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी एविडेंस है कि सिंगापुर वाज द फर्स्ट, काफ़ी डॉक्यूमेंट एविडेंस है हमारे पास कि सिंगापुर सर्वप्रथम था 1990 में, जिसने सर्वप्रथम बार यह स्क्रैपेज पॉलिसी दाखिल की थी। ठीक है, यहाँ अलग अलग देशों को देखना है हमें, जिसके तहत एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सबसे प्रथम कार अलाउंस रिबेट सिस्टम, जिसे कार्स कहते हैं, और इट वाज लॉन्च्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट,
सिंगापुर। यहाँ सिंगापुर में एक और भी सिस्टम लागू हुई थी जिसका नाम है सिंगापुर व्हीकल कोटा सिस्टम। ठीक है, तो ये दो सिस्टम है जो कि स्क्रैपेज पॉलिसी के उद्देश्य से, या आप कह लीजिए इस पॉलिसी को स्क्रैपेज पॉलिसी हम कह सकते हैं, ये इस प्रकार की थी। उसके बाद व्हीकल स्क्रैपिंग एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम जो इजिप्ट में शुरू हुआ था, साथ ही में फ्लीट रिन्यूअल विच वॉज स्टार्टेड इन रोमानिया, एंड आगे स्पेन में प्लान वेव नामक एक प्रोग्राम शुरू हुआ था विच ऑल्सो ट्रिगर्ड स्क्रैपिंग ऑफ द ओल्ड कार्स। ठीक है, तो ये सारे राज्य है या देश है जिनमें स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू हुई थी। अब हमें जानना यह है कि इन सारे देशों की यह जो पॉलिसी थी उसका उद्देश्य क्या था। तो सारे के सारे 5 राज्यों का एक सम उद्देश्य था, वो था लेसन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसमें सिंगापुर और इजिप्ट का एक समान उद्देश्य था जो था कॉम्प्लियंस, यानी कि अनुशासन, कि सारे व्हीकल्स जो है वे रजिस्टर्ड हो, सारे व्हीकल्स एक ही यूनिफॉर्म कोड फॉलो करें, कि अगर 10 ईयर्स हो गए, 12 ईयर्स हो गए, 15 ईयर्स हो गए, जो कोई भी उन लोगों ने मापदंड तैयार किया है, ठीक है, तो वो वहाँ स्क्रैप हो ही जाएंगे। तो एक प्रकार की एक अनुशासनात्मक स्थिति का निर्माण करने के लिए सिंगापुर व इजिप्ट ने अपने यहाँ यह स्क्रैपिंग पॉलिसी दाखिल की थी। प्लस अगर यूएस और स्पेन की बात की जाए तो इनका एक सम उद्देश्य था टू पुश सेल्स ऑफ न्यू कार। टू पुश द सेल्स ऑफ न्यू कार, ये इस दोनों देशों का उद्देश्य था, ताकि जीडीपी में वृद्धि हो, राष्ट्रीय आवक में, राष्ट्रीय आय में भी हमें वृद्धि देखने को मिले। उसके साथ अगर इजिप्ट की बात करें तो देखिए, आमतौर पर ये जो 5 देश हमने देखे और इनकी नीतियां देखी, वे नीतियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इंक्लूड करती थी। एनी ऑफ द नेशन वेर नॉट एग्जेम्प्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ देम, बट इजिप्ट जो था वो मात्र और मात्र, इसका उद्देश्य जो था वो मात्र और मात्र प्राइवेट या पर्सनल व्हीकल्स ही था, पर्सनल व्हीकल्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इसमें जिक्र ही नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पीटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में का इसका इजिप्ट ने उसका जिक्र ही नहीं किया, उसके लिए उसकी नीति थी ही नहीं। प्लस सिंगापुर में जो मैंने एक दूसरी योजना का नाम बोला था जिसे व्हीकल कोटा भी कहते हैं, व्हीकल कोटा, तो ये प्रणाली का उद्देश्य था कि रोड कंजेक्शन को रोका जाए और जो व्हीकुलर ट्रैफिक है उसे नियंत्रित भी कर सके, नियंत्रित। ठीक है, तो ये अलग अलग देशों की स्क्रैपेज पॉलिसियों के उद्देश्य थे। भारत के बारे में अगर देखें तो भारत के 3 उद्देश्य हम लोग रख सकते हैं। सर्वप्रथम जो हमने शुरुआत में ही देखा कि हमारे व्हीकल्स को, हमारे व्हीकुलर फ्लीट को नया करना है, उसका नूनीकरण करना है, पुराने जो है उसको भेज देना है और नया लाना है। साथ ही अगर पर्यावरण की बात करें तो एयर पोल्यूशन को कम करना है, एयर क्वालिटी को सुधारना है। प्लस फ्यूल एफिशिएंसी भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी इन वाहनों को या व्हीकल्स को बनाना है। तो भारत के संदर्भ में 3 उद्देश्य है। उसमें से जो सिमिलर है सब देशों में वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का, कि इस वाहनों का जो इंटरनल कंबशन इंजन का जो फुटप्रिंट पड़ रहा है हमारे देश में या हमारे विश्व के ऊपर, उसे हमें कम करना है। और जैसे वाहनों की आयु बढ़ती जाएगी वैसे उनकी जो कार्य क्षमता है वो भी घटती जाएगी, प्रदूषण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और वे फ्यूल एफिशिएंट से फ्यूल इनएफिशिएंट बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के पूरे लेख में हमने लेखक के कई सारे मुद्दों को देखा, प्लस लेखक ने हमें यहाँ एक अच्छा टॉपिक भी दिया जो आज के समय की मांग हो और हमारे परीक्षा संबंधी भी थोड़ा उपयोगी हो। तो हमने भी
लेख को भी अच्छी तरीके से देखा, उसे अच्छी तरीके से चबाया, और साथ ही में जो संशोधित तत्व है जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने विश्व भर के देशों की नीतियां देखी और उन नीतियों के उद्देश्य देखे, और उसमें कौन सा उद्देश्य जो है एक समान है सारे देशों में, वो भी हमने देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले अभ्यास के साथ, अगले संपादन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।